एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शिमू ज़ैनू सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए निकल चुका है। उसे मास्टर हंग्याओ की कई बातें याद आ रही थी। उन्होंने बताया था कि ज़ैनू सेक्ट एक प्रेस्टिजियस और राइचियस क्लैन है। अगर तुमने वहाँ पर ट्रेनिंग की तो तुम्हारा फ्यूचर जरूर से ब्राइट होगा। और यही वजह है कि शिमू एक लंबा सफर तय करते हुए ज़ैनू सेक्ट की तरफ निकल चुका है। रास्ते में जब भी उसे मौका मिला उसने अपने कल्टीवेशन पर फोकस किया। उसका बस एक ही मकसद है कि वो जल्दी से खुद को पावरफुल बनाए ताकि फिर वो बार्बेरियन फॉरबिडन लैंड में जा पाएगा। उसी फॉरबिडन लैंड में उसे अपनी ब्लड लाइन पर लगी हुई सील को हटाने का रास्ता मिल सकता है। एक बार शिमू का ब्लड लाइन का सील हट जाए फिर उसका पेट्रिफिकेशन डिजीज भी वैनिश हो जाएगा। उसके पास जिंदगी जीने का एक और मौका होगा। और ऐसे ही कई दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद शिमू एक माउंटेन के पास पहुंच गया। ये वही जगह थी जहाँ से ज़ैनू सेक्ट अपने नए डिसाइपल्स को रिक्रूट करता। शिमू ने देखा कि वहाँ पर तो ढेर सारे कल्टीवेटर्स ज़ैनू सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए पहुंच चुके हैं। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज़ैनू सेक्ट कितना ज्यादा प्रेस्टिजियस होगा। साथ ही वहाँ पर हम एक फ्लाइंग कैरेज को देख पाते हैं और एक एल्डर अपने एक मिरर के जरिए डिसाइपल्स को चेक कर रहे थे जिनके भी बॉडी पर ज़ैनू सेक्ट का मार्क है। बस उन्हीं डिसाइपल्स को कैरेज पर एंट्री मिल रही थी। मगर उस एल्डर ने नोटिस किया कि शिमू की बॉडी पर तो ज़ैनू सेक्ट का कोई मार्क नहीं। वो गुस्से में शिमू से कहने लगा कि बच्चे तेरी बॉडी पर तो एंट्री मार्क बिल्कुल नहीं, तो फिर तूने यहाँ आने की जरूरत कैसे दिखाई। और तभी वहाँ पर एक दूसरा एल्डर पहुँच गया। वो अपने दोस्त को शांत रहने का हुक्म देता है। साथ ही वो शिमू को बड़े ही प्यार से समझाने लगा कि जिनके भी लेफ्ट आर्म पर ज़ैनू सेक्ट का एंट्री मार्क होगा बस उसे ही परमिशन मिलेगी। तो बताओ तुम यहाँ पर कैसे आ गए? क्या तुम्हारे पास किसी का रिकमेंडेशन लेटर है? जो सुनते साथ ही शिमू ने तुरंत ही मास्टर हंग्याओ ने दिए हुए टोकन को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था सीनियर म्याओइन सेक्ट के मास्टर हंग्याओ ने ही मुझे रिकमेंड किया है। मेरे पास उनका दिया हुआ रिकमेंडेशन लेटर और शुआंजी टोकन है। अब उस लेटर और टोकन को देखते साथ ही उस एल्डर ने शिमू को बड़े ही गुस्से से कैरेज पर पहुंचा दिया। शिमू तो उस एल्डर के इस बिहेवियर को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ज़ैनू सेक्ट तो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, तो फिर ये लोग अपने नए डिसाइपल्स के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते। और उतने में उस एल्डर की अनाउंसमेंट शुरू हो गई। वो कह रहा था कि तुम सभी हमारे ज़ैनू सेक्ट के नए डिसाइपल्स हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताना चाहूंगा। दरअसल मैं एक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए इस फ्लाइंग कैरेज को चला पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जल्दी से कैबिन में चले जाओ। जब तक हम अपने लोकेशन पर नहीं पहुँचते तब तक तुम में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। और अगर तुम में से किसी ने भी कैबिन से बाहर आने की जरूरत दिखाई तो उसे सीवियरली पनिश किया जाएगा। वेल उस एल्डर की बातें सुनकर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा इतनी बदतमीजी से बातें क्यों कर रहा है। और उतने में वो मास्टर दोबारा से उन पर जोर से चिल्लाने लगा, इसलिए सभी डिसाइपल डर के मारे सीधे कैबिन की तरफ निकल पड़े। हालांकि शिमू तो अभी तक डेक पर ही मौजूद था। उसने देखा कि ये मास्टर तो सभी डिसाइपल्स को काफी ज्यादा कोस रहा है, इसलिए वो तुरंत ही उस मास्टर से जाकर कहने लगा कि आप हम सभी लोगों को एक ही कैबिन में ठूसना चाहते हो, मगर इससे तो हमारा दम घुटेगा, तो प्लीज क्या आप हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर आने की परमिशन दे सकते हो। वेल शिमू की बातें दो कल्टीवेटर्स ने भी सुन ली थी। वो कहते हैं कि ये मास्टर तो काफी ज्यादा रूड था, मगर फिर भी इस लड़के की हिम्मत तो देखो, सीधे जाकर उससे बात कर रहा है। इसे तो कोई डर नहीं कि ये बंदा उसे गुस्से में उठाकर फ्लाइंग कैरेज से नीचे भी पटक सकता है। इनफैक्ट इन दोनों बंदों को शिमू का ये एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आया था। इधर वो मास्टर शिमू से कहने लगा कि तुम्हें म्याओइन सेक्ट के मास्टर हंग्याओ ने रिकमेंड किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हीरो बनते फिरो। उस म्याओइन सेक्ट की हमारे सेक्ट के सामने कोई औकात नहीं। अगर तुम्हें वाकई हमारा ज़ैनू सेक्ट ज्वाइन करना है तो तुम्हें मेरी हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कैबिन में जाना पड़ेगा तो फिर तुम्हें जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं वो मास्टर शिमू को गुस्से में पीछे की तरफ पुश कर देता है। अब अगर शिमू चाहता तो इस मास्टर को काफी अच्छा सबक सिखा सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके लिए ज़ैनू सेक्ट को ज्वाइन करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो तुरंत ही उस मास्टर के सामने अपना सिर झुकाकर वहाँ से रवाना हो गया। अब शिमू के वहाँ से जाते साथ ही दूसरा एल्डर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपने साथी से कह रहा था कि बंदा काफी ज्यादा शार्प लग रहा, मेरे ख्याल से इसे हम पर शक हो रहा है। जिस पर वो एल्डर कहने लगा कि अच्छा हुआ कि वो बंदा चुपचाप से यहाँ से चला गया, वरना मैं तो इसे ऑन द स्पॉट खत्म कर देता। लेकिन शिमू चालाक है, जो उसे पता चल गया कि उसकी भलाई किसमें है। और अब उस एल्डर ने फटाफट से अपने एक स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए उसमें अपने ट्रू एसेंस को चैनल करना शुरू कर दिया। दरअसल उस स्क्रोल से रिलीज होने वाली ऑरा से वहाँ पर एक स्पेल कास्ट हो गया था और उसी स्पेल की मदद से फ्लाइंग कैरेज एक्टिवेट हो गई। सो इस तरह से ज़ैनू सेक्ट के लिए इनका नया सफर शुरू हो चुका था। और अब हमें फ्लाइंग कैरेज की कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा परेशान थे। कुछ लोग कहने लगे कि वो एल्डर तो हद से ज्यादा बदतमीज था।
मगर कुछ लोगों का ये मानना था कि जैनो सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और शायद इसी वजह से वहाँ के एल्डर थोड़े से घमंडी होंगे। इधर शिमू सबसे अलग एक टेबल पर बैठा हुआ था और तभी एक बंदी उससे बात करने पहुँच गई। वो शिमू से कहती कि मेरा नाम है हांशी, मैंने थोड़ी देर पहले सुना था कि तुम्हें मास्टर हंग्याओ ने रिकमेंड किया है। जिस पर शिमू ने भी हाँ में जवाब दिया तो बंदी तुरंत ही उससे फ्रेंडली तरीके से बात करने लगी। उससे कहती कि तुम्हारा एक यानकोन पाउच काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा, मेरे पास भी ऐसी कई सारी स्टोरेज बैग थी लेकिन तुम्हारा तो सबसे ज्यादा स्पेशल है। तो शिमू से कहने लगा कि मुझे तो ये बिल्कुल स्पेशल नहीं लगता। और उतने में हांशी ने शिमू से एक सवाल पूछा। वो कह रही थी कि क्या ये स्टोरेज बैग भी आपको मास्टर हंग्याओ ने गिफ्ट की थी? जिस पर शिमू कह रहा था ना, ये स्टोरेज बैग तो काफी लंबे अरसे से मेरे पास है, अब तो मैं भूल ही गया कि स्टोरेज बैग मुझे किसने दी थी। दरअसल शिमू को इस बंदी पर शक हो रहा था और इसी वजह से वो उससे ज्यादा बात करना नहीं चाहता। और उसी वक्त वो बदतमीज एल्डर वहाँ पर पहुँच गया। वो इन सभी के सामने तरह तरह की डिश पेश करता है। वो कह रहा था कि हमारा सफर काफी ज्यादा लंबा होगा और इसी वजह से हमने ऑलरेडी तुम्हारे खाने पीने की प्रिपरेशन की थी, तो चलो फिर अपने इस लजीज खाने को एंजॉय करो। इतना कहते साथ ही वो एल्डर वहाँ से निकल पड़ा। वेल यहाँ पर शिमू को याद आता है कि थोड़ी देर पहले ये मास्टर सूखी ब्रेड चबा रहा था। अगर इन लोगों के पास ऑलरेडी खाना था तो फिर उसने ये खाना क्यों नहीं खाया? और इसी बात से शिमू का शक अब और भी ज्यादा पक्का हो गया। हांशी उससे पूछ रही थी कि क्या तुम खाना नहीं खाओगे? तो शिमू ने फटाफट से अपने पाउच में की ब्रेड को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि मैं तो खाना अपने साथ लाया हूँ ताकि मुझे क्राउड को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये सुनकर हांशी उससे कहती कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो, इतना डिलीशियस खाना पड़ा है मगर फिर भी तुम सूखी ब्रेड खा रहे। और अब हम थोड़ी ही देर में देख पाते कि सभी लोग जिन्होंने खाना खाया था वो अपने आप बेहोश हो गए। और उतने में बाइशी नाम का बंदा जाग जाता है। दरअसल उसने खाना ही नहीं खाया था। वो सभी लोगों से कहने लगा कि तुम में से जो भी कॉन्शियस है प्लीज उठ जाओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। उसके बाद सुनते साथ ही कुछ कल्टीवेटर्स तुरंत ही उठ गए। दरअसल वो बस बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, उन्होंने उस खाने को छुआ भी नहीं। उनमें से एक बंदी बताने लगी कि उस एल्डर का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब था, मुझे तो शुरू से ही शक हो रहा था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी है। जिस पर शामिंग नाम का बंदा कहने लगा कि हाँ मुझे भी उन पर शक हो रहा था, मेरे ख्याल से उन लोगों ने हमारे खाने में कुछ मिलाया था ताकि हम पूरी तरह से नॉकआउट हो जाएं। और उतने में बाइशी कहने लगा कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ये लोग जैनो सेक्ट से बिलोंग नहीं करते, अगर हम ऐसे ही इन्हें फॉलो करते गए तो जरूर से हमारी जान को खतरा हो जाएगा। वेल यहाँ पर शिमू अपनी आंखें बंद करके उनकी सारी बातें सुन रहा था। जब उसे पूरा यकीन हुआ कि ये लोग भी नॉर्मल कल्टीवेटर है तब उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोल ली। इधर बाइशी बता रहा था कि फिलहाल उस एल्डर को ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोग बेहोश हो गए, इसलिए वो हम पर ज्यादा नजर नहीं रखेगा, तो यहाँ से भागने का हमारे पास यही अच्छा मौका है। जिस पर वो दूसरी बंदी भी राजी हो गई। वो कह रही थी कि हम सभी लोगों का जैनो सेक्ट के साथ कोई न कोई कनेक्शन है, तो हमने फटाफट से इस कैरेज से बाहर निकलकर जैनो सेक्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। मगर कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी ऊंचाई से जमीन पर कैसे पहुँचेंगे। इनमें से कोई भी कल्टीवेशन की हायर लेवल पर पहुँच नहीं पाया था जिसका इस्तेमाल करके ये लोग फ्लाई कर सके। वो कहते हैं कि नीचे काफी बड़ी रिवर है मगर हम ऐसे ही उसमें छलांग नहीं लगा सकते, ये एक शैलो रिवर होने की वजह से इसमें घायल होने का खतरा ज्यादा रहेगा। जिस पर एक बंदा कहने लगा कि क्यों ना हम शिप पर ही कब्जा कर ले, वैसे भी हमारे पास काफी सारे कल्टीवेटर्स हैं, तो अगर हमने कोशिश की तो हम उन मास्टर्स को आसानी से हरा सकते हैं। और उतने में शिमू उन लोगों से कहने लगा कि मैं बस तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ, कोई भी गलती मत करना वरना हम सभी लोग मुश्किल में आ जाएंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम उस मास्टर को हरा सकते हैं, वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा था। मगर शिमू की बात एक कल्टीवेटर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम डरपोक हो, लेकिन मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अभी इस कैबिन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ निकालूंगा। एक बार हम इस कैबिन से बाहर चले जाए फिर हम उन दोनों मास्टर्स पर अटैक कर देंगे। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी नाइफ की मदद से फ्लोर पर हमला कर दिया। मगर वो फ्लोर तो काफी ज्यादा टफ था, इनफैक्ट उस पर तो एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं पड़ा। जो देखते साथ ही एक बंदी हैरान होते हुए बताने लगी कि ये तो आयरन वुड है, ऐसा स्पेशल वुड बस टाइजिंग आइलैंड के इस सी पर ही पाया जाता, साथ ही लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस आयरन वुड को ब्रेक नहीं किया जा सकता। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने सीधे जाकर मेन डोर पर अटैक कर दिया, लेकिन वो दरवाजा भी आयरन वुड से ही बना हुआ था। तभी बाइशी उससे कहने लगा कि प्लीज ऐसी हरकतें मत करो वरना उसे एल्डर को पता चल जाएगा। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि इस दरवाजे को उन लोगों ने लॉक किया, यानी कि उन लोगों का हमें खत्म करने का प्लान है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी इस दरवाजे को ओपन करता हूँ। और इतना कहते साथ ही उस कल्टीवेटर ने अपनी मैजिकल की को दरवाजे से बाहर भेज दिया। यहाँ पर वो बंदा अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही वहाँ के ताले को खोल देता है। मगर जैसे उसने दरवाजा ओपन किया वो मास्टर उसके सामने तैनात था। अब वो बंदा उससे कुछ कह पाए इससे पहले वो मास्टर सीधे उस पर पाम अटैक हिट कर देता है और उस मास्टर के एक ही स्ट्राइक में इस बंदे की मौत हो गई। जो देखते साथ ही कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा हैरान थे और उतने में दो कल्टीवेटर्स ने गुस्से में आकर सीधे उस एल्डर पर छलांग लगा दी थी। मगर इससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस एल्डर ने एक ही सेकंड में इन दोनों को दबोच कर इनकी खोपड़ियां आपस में क्रश करके उन्हें खत्म कर दिया। और अब वो मास्टर इन सभी लोगों को बताने लगा कि शायद तुम हमारी हकीकत जान चुके हो। हम ज़ैनो सेक्ट से बिलोंग नहीं करते और ना ही हम तुम लोगों को मारना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप से हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो और फिर तुम में से किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। मगर उतने में वो कैरेज अचानक से ही शेक होने लगी। जो देखते साथ ही वो बंदा तुरंत ही वहाँ से बाहर चला जाता है। साथ ही उसने दरवाजे को दोबारा से लॉक कर लिया था। दरअसल ज़ैनो सेक्ट के एल्डर जाओ वहाँ पर पहुँच गए थे। उस बंदे से कहने लगे कि तुमने हमारे ज़ैनो सेक्ट के कल्टीवेटर्स को किडनैप किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस बार अपनी सारी हदें पार कर दी? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि तुम्हारा ज़ैनो सेक्ट कोई दूध का धुला नहीं, तुम लोगों ने हमारे ब्लैक डेमन सेक्ट के स्पिरिट मेडिसिन को चुरा लिया था, तो तुम यूँ समझ लो कि हम तुम्हारे उसी एहसान को चुका रहे हैं। तुमने हमारे स्पिरिचुअल हर्ब्स चुराए और हमने तुम्हारे डिसाइपल चुराए, हमारा हिसाब तो बराबर हो गया। इधर कैबिन में बाइशी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो अपने साथियों को बताने लगा कि वो बंदा तो ब्लैक डेमन सेक्ट का मेंबर है। जो सुनते साथ ही शाओमिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है कि अच्छा तो वो लोग डेमन सेक्ट के मेंबर्स हैं, शायद इसी वजह से उनका बर्ताव इतना ज्यादा खतरनाक था। इधर मास्टर जाओ पर एक स्नेक अटैक होने वाला था, लेकिन मास्टर जाओ की डिफेंसिव पावर ने तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो उस बंदे से कहने लगे कि तुम्हारे ब्लैक डेमन सेक्ट को तो वाकई कोई शर्म नहीं, चलो अब जल्दी से स्नेक अटैक करना बंद करके मेरा मुकाबला करो। और उतने में ब्लैक डेमन सेक्ट का दूसरा बंदा भी वहाँ पर पहुँच गया। इतना ही नहीं, वहाँ पर तो ज़ैनो सेक्ट के एल्डर कियानजी की भी एंट्री हो गई थी। उन्होंने तो वहाँ आते साथ ही कई सारी आइस से बनी हुई डैगर्स को फॉर्म कर लिया और फिर वो ब्लेड जैसी शार्प आइस क्रिस्टल सीधे उन कल्टीवेटर्स पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। मगर उन दोनों बंदों ने फटाफट से अपनी डिमोनिक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। हालांकि कियानजी के मुसलसल हमलों की वजह से उनकी शील्ड पर क्रैक्स पड़ने लगे और काफी देर तक ऑफेंस का ये सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद फाइनली कियानजी ने उन दोनों की शील्ड को शैटर कर दिया था। मगर इस हमले का सीधा असर हुआ उस कैरेज पर। वो काफी तेजी के साथ शेक हो रही थी। वो कैरेज अब बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, जिसके चलते सभी कल्टीवेटर्स इधर उधर पटकने लगे। मगर इसी दरमियान ये सभी कल्टीवेटर्स एक दूसरे का भी साथ देने लगे, जिसमें शिमो भी शामिल हो गया था। उसने एक बंदे को एक्सीडेंटली मरने से बचा लिया, जिसके चलते इन लोगों में थोड़ी सी दोस्ती हो गई। तो ये सभी लोग शिमो को अपना नाम बताने लगे, जिसमें से एक था बाइशी, दूसरा था शाओमिंग और इस लड़की का नाम था लानफेंग। इधर कैबिन के बाहर मास्टर जाओ उस बंदे पर पूरी तरह से हावी हो गए थे। मगर तभी वो बंदा आयरन वुड का इस्तेमाल करते हुए उन पर एक स्नेक अटैक कर देता है, जिसमें मास्टर जाओ बुरी तरह से घायल हो गए। तब तक उस दूसरे बंदे ने कियानजी पर हमला करने के लिए अपने एक टैलिस्मान की पावर को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर पावरफुल स्कल अपीयर हो चुका था। वेल इसे कहा जाता था द बोन क्रशिंग सोल टेक्निक। तो उसके इस हमले को काउंटर करने के लिए कियानजी ने फॉलिंग ब्लू स्टार टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत बड़ी शील्ड अपीयर हो जाती है, जिसके पास ऑफेंस और डिफेंस से दोनों भी एबिलिटीज हैं। और अब उस ब्लू स्टार ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस स्कल पर अटैक करना शुरू कर दिए। जो देखते साथ ही वो डिमोनिक कल्टीवेटर भी थोड़ा सा हैरान था। अब ये देखते साथ ही उसका साथी काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि शायद आज ये मुकाबला हम हार जाएंगे, लेकिन अगर ये डिसाइपल हमें नहीं मिले तो तुम्हें भी नहीं मिलने वाले। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने पूरी कैरेज पर एक डिमोनिक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही फ्लाइंग कैरेज पूरी तरह से शेक होने लगी। यहाँ पर कियानजी समझ गए थे कि ये बंदा तो सभी डिसाइपल्स को मारना चाहता है, तो उन्होंने अपनी ब्लू स्टार एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस बंदे पर भी अटैक कर दिया, जिसके चलते वो बंदा घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो जाता है। इतना ही नहीं, कियानजी ने तो उसके साथी पर भी मुसलसल वार करना शुरू कर दिए। ब्लू स्टार की एनर्जी उस स्कल को बुरी तरह से डैमेज करने लगी, जिसके चलते वो डिमोनिक कल्टीवेटर बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरने लगा। मगर तब तक उसका साथी आकर उसे बचा लेता है। साथ ही उसने
जो डिमोनिक फॉर्मेशन क्रिएट किया था वो भी अपने आप डीएक्टिवेट हो गया और ऐसा होते साथ ही वो फ्लाइंग कैरेज सीधे नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो कियानजी फटाफट से उस कैरेज को रोकने के लिए निकल पड़े। इधर कैबिन के अंदर तो सभी डिसाइपल्स की लगी पड़ी थी। शिमू कहने लगा कि ना मैं यहाँ पर तो मर नहीं सकता, ये तो बड़ी ही शर्मनाक मौत होगी। वहीं पर कियानजी ने देखा कि ये फ्लाइंग कैरेज सीधे रिवर में जाकर पटकने वाली है और ये रिवर काफी ज्यादा शैलो थी। तो उन्होंने फटाफट से अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही साथ पानी से दो जायंट हैंड बाहर आकर सीधे उस कैरेज को कैच कर लेते हैं। तो इस तरह से एल्डर कियानजी ने इन सभी लोगों को समय रहते बचा लिया, जिसके बाद उस कैबिन का डोर भी ओपन कर लेते हैं और तुरंत इन सभी कल्टीवेटर्स को बताने लगे कि मैं ज़ानू सेक्ट का एल्डर यू कियानजी हूँ। उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने जितने भी लोगों को बेहोश किया है जल्दी से उन्हें एलिक्सर खिला दो, इससे उन्हें होश आ जाएगा। तो ये लोग तुरंत ही एल्डर कियानजी का शुक्रिया अदा करने लगे। हालांकि शिमू को अभी भी शक था कि ये मसला इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता और उसका अंदाजा वाकई पूरी तरह से सही निकला, क्योंकि एल्डर कियानजी पर अचानक से ये अटैक होना शुरू हो गए थे। एक बंदी ने बड़ी तेजी के साथ सीधे उन्हें कैबिन के बाहर पुश कर दिया। यहाँ पर मास्टर यू कियानजी फटाफट से अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेते हैं। हालांकि एक पॉइजनस स्नेक ने बड़ी आसानी के साथ उनकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये अटैक किसने किया था। इसलिए वो कहने लगे कि जिन शाओची अब जल्दी से सामने आ जाओ। वेल इस नाम को सुनकर शिमू थोड़ा सा हैरान था। उसने तुरंत ही कैबिन को चेक किया, क्योंकि उसे शक था कि जो भी पर्सन है वो पहला कैबिन में ही मौजूद थी। वहीं पर कियानजी उस ब्लैक डीमन सरपेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब हमें ब्लैक डीमन सेक्ट की जिन शाओची दिखाई गई। वो एल्डर कियानजी से कहने लगे कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैंने तुम्हारी काफी सारी तारीफें सुन रखी है। तुम्हें तो ज़ानू सेक्ट का एक जीनियस एल्डर माना जाता, जो कि जल्दी मून रैंकिंग पर पहुंचने वाला है। अगर सच बताओ तो तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर करवाने के लिए हमें काफी सारी मेहनत करनी पड़ी। जिस पर कियानजी कहने लगे कि तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम मुझे आसानी से हरा नहीं पाओगी। तो बंदी अपने पॉइजनस विप को रिलीज करते हुए कहने लगी कि ये बात तो हमारा मुकाबला होने के बाद ही पता चलेगी। और इतना कहते साथ ही इन दोनों में एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर जिन शाओची उन पर अपने विप से अटैक कर रही थी और वहीं पर कियानजी भी अपनी शुरिकन सिजिल का इस्तेमाल करते हुए उस पर काउंटर अटैक करने लगे। मगर उन्होंने नोटिस किया कि शाओची की स्पीड काफी ज्यादा कमाल की है, तो उन्होंने अपनी एक और पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे स्टार ट्राइडेंट कहा जाता था और अब हजारों की तादाद में इस सारे वेपन शाओची की तरफ आगे बढ़ने लगे। मगर उस बंदी ने फटाफट से विप का इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए रास्ता बना लिया। वो तो बड़ी ही इजीली यू कियानजी के हर एक वेपन को डिस्ट्रॉय किए जा रही थी और इसी से हम अंदाजा लगा सकते कि ये बंदी पूरी तैयारी के साथ आई है। और अब वो अपनी डिफेंसिव एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कियानजी के करीब पहुंच जाती है। वेल यहाँ पर इन दोनों की पावर्स में एक जोरदार क्लैश हो गया था, जिसमें कियानजी जिन शाओची पर भारी पड़ते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर देते हैं। इतना ही नहीं, उनका एक्वा फ्लो सीधे उस पर अटैक करने के लिए काफी करीब पहुंच चुका था, जो देखते साथ ही जिन शाओची वहाँ से भागने लगी। मगर देखते ही देखते वहाँ पर समंदर जैसा नजारा क्रिएट हो गया। यू कियानजी ने शाओची को चारों ओर से घेर लिया था। वेल कियानजी की इस टेक्निक को कहा जाता था फ्लिप द हेवन, जो कि दिखने में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। मगर शाओची भी इतनी आसानी के साथ मास्टर यू कियानजी के कब्जे में नहीं आने वाली। उसने तुरंत ही अपने पॉइजनस विप का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक कर दिया। यहाँ पर यू कियानजी का पूरा ध्यान उसकी विप पर चला गया। वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगे, जिसके चलते उनकी फ्लिप द हेवन से टेक्निक डीएक्टिवेट हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शाओची ने कियानजी को जकड़ लिया। इतना ही नहीं, वो अपने विप की मदद से उन पर कई सारे खतरनाक अटैक करने लगी, जिसमें यू कियानजी बुरी तरह से घायल होकर सीधे एक माउंटेन पर जाकर पटक जाते हैं। वहीं पर मास्टर ज़ा भी उनकी मदद करने के लिए निकल पड़े, लेकिन उतने में ही उस डिमोनिक कल्टीवेटर ने वहां आकर उन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। इसी दरमियान यू कियानजी दोबारा से जिन शाओची का मुकाबला करने पहुंच गए। उन्होंने दो विशाल हाथों को क्रिएट कर लिया था, जो देखते साथ ही जिन शाओची भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई और अब वो जायंट हैंड जिन शाओची पर पंचेस हिट करना शुरू कर देते हैं। वेल इन हमलों का इस्तेमाल करते हुए यू कियानजी ने जिन शाओची पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। वेल इस बंदी में इतनी भी एबिलिटी नहीं बची थी कि ये यू कियानजी के अटैक को डिफेंड कर पाए, मगर तभी एक गड़बड़ी हो गई। दरअसल यू कियानजी ने अपनी ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो इंटरनली डैमेज हो गए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिन शाओची उस पर पीछे से अटैक कर देती है और अब यहाँ पर उसने यू कियानजी की बड़ी जबरदस्त तरीके से धुलाई करना शुरू कर दी, जिसके चलते वो घायल होकर सीधे फ्लाइंग कैरेज पर पहुंच गए। यहाँ पर वो मास्टर जाओ को
को बता रहे थे कि इन लोगों ने हम पर पॉइजन का इस्तेमाल किया है। उतने में ही मास्टर जाओ उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म कर ली थी जिसे जिन शाओजी अपने विप की मदद से ब्रेक करने की कोशिश करती है। यू कियान जी समझ गए थे कि वो पॉइजन से ऑलरेडी बुरी तरह से घायल है और साथ ही मास्टर जाओ भी बुरी तरह से इंजर्ड थे, यानी कि ये दोनों मिलकर भी इस बंदी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वो एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जाओ को लेकर तुरंत ही वहाँ से एस्केप कर गए। उन्हें भागता हुआ देखकर जिन शाओजी कहने लगी कि मुझे तो लगा था तुम स्पेशल हो, मेरे ख्याल से तुम अपनी इंजरीज को हील करने के बाद दोबारा से वापस आओगे। वहीं पर शिमो जिन शाओजी के पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो भी ऐसे ही ताकतवर बनना चाहता है और इसी वजह से तो ज़ैनो सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता था, मगर फिलहाल किस्मत उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। और अब इन सभी कल्टीवेटर्स को कैबिन में बंद करने के बाद जिन शाओजी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो दोनों बंदे अपने एल्डर का शुक्रिया अदा करने लगे। वो कह रहे थे कि अगर आप यहाँ नहीं आती तो शायद हम उस यू कियान जी को हरा ही नहीं पाते। वैसे भी उस बंदे को हमारे ब्लैक डीमन सरपेंट ने बाइट किया था तो उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस पर जिन शाओजी कहने लगी कि अब कोई गड़बड़ी मत करना, जल्दी से इन सभी कल्टीवेटर्स को लेकर ब्लैक डीमन सेक्ट पहुंच जाओ। और इतना कहते साथ ही वो बंदी वहाँ से गायब हो गई। साथ ही उस डिमोनिक कल्टीवेटर ने कैबिन में जाकर इन सभी को बता दिया कि तुम लोग अब हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट को ज्वाइन करोगे और जिसने भी ऐसा नहीं किया वो मारा जाएगा। वेल सभी कल्टीवेटर्स बुरी तरह से फंस चुके थे। इन सभी को फोर्सफुली ही ब्लैक डीमन सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहीं पर हांशी शिमो से बात करने पहुंच जाती है। वो कह रही थी कि ज़ैनो सेक्ट तो काफी ज्यादा कमजोर निकला, अब उन्हीं की नाकामी की वजह से हमें एक डिमोनिक सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। वेल शिमो को इस बंदी पर काफी ज्यादा शक होने लगा। वो उसे बताता है कि जब हम पर अटैक हुआ था तब तुम मुझे कहीं भी नजर नहीं आई, बताओ तुम कहाँ पर थी। तो हांशी आलस देते हुए बताने लगी कि मुझे तो उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने बंदी बनाया था, मगर इसकी हरकतों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हांशी सच बोल रही है। इधर बाकी के कल्टीवेटर्स डिस्कस करने लगे। वो कहते हैं कि ब्लैक डीमन सेक्ट काफी ज्यादा भयानक है, वहाँ पर बस स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव कर सकते, जो ज्यादा पावरफुल होगा उसे ढेर सारे रिसोर्सेस मिलेंगे। वेल ये सारी बातें सुनने के बाद तो शिमो और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसकी ब्लड लाइन पर लगा हुआ सील उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। और अब फाइनली ये लोग ब्लैक डीमन सेक्ट के सामने पहुंच गए। हमें बताया जाता है कि दाची द ग्रेट नेशन में 3 मेजर फैक्शंस हैं और वहीं पर यान नेशन के पास 2 ग्रेट गेट्स हैं। इनके पास कुछ ऐसी पावर्स है जो इस पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकती, मगर भले ये सारे सेक्ट कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के तहत ये सभी फैक्शंस एक दूसरे के साथ ब्रूटल बैटल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही स्पेशल रीजन था। इन सभी मेजर फैक्शंस का एक ही कॉमन दुश्मन है जो कि है भयानक से बारबेरियंस। इन सभी सेक्ट के पास काफी पावरफुल ट्रेजर और रेलिक्स हैं, जिनका यूज करके इन सभी सेक्ट ने मिलकर एक डिफेंसिव बैरियर को फॉर्म कर लिया। वेल इस बैरियर का एक ही फंक्शन है, ये बारबेरियंस को ह्यूमंस के पास आने नहीं देता। सो अगर सिंपली बताया जाए तो ये सभी सेक्ट एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर फिर भी ह्यूमन realm को बचाने के लिए वो एक दूसरे के साथ मिलकर बारबेरियंस को रोक रहे थे। और अब हमें दिखाया जाता है ब्लैक डीमन सेक्ट, जहाँ पर इन सभी कल्टीवेटर्स को जबरदस्ती लाया गया था। वहाँ के बैरियर को क्रॉस करते साथ ही ये सभी लोग ब्लैक डीमन सेक्ट में पहुँच गए, जहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स उन्हें घूर रहे थे। साथ ही वो एल्डर भी इन सभी के साथ काफी रूडली बात कर रहा था। वो कहता है कि अब तुम हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट के डिसाइपल बन चुके हो, इसलिए तुम सबको कायदे से पेश आना होगा। तुम किसी भी कीमत पर हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट को जलील नहीं कर सकते, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सीवियरली पनिश किया जाएगा। सीवियर पनिशमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें 2-4 कोड़े मारकर छोड़ दिया जाए, बल्कि हम तुम्हें सीधे जान से खत्म कर देंगे। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी फैमिली को भी मारा जाएगा। इसलिए अगर खुद के खातिर नहीं तो एटलीस्ट अपने घर वालों की खातिर तुम्हें यहाँ से तमीज से पेश आना है। साथ ही तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भी काम करना होगा। यहाँ पर पावरफुल बंदे ही जी सकते हैं, और इसी वजह से हम बार बार डिसाइपल्स में ड्यूल करवाते ताकि उन्हें अपनी कमजोरियों का पता चल सके। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनकर हायर स्टेटस और रैंकिंग को अचीव करना है तो तुम्हारा पावरफुल बनना काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हमारे पास ढेर सारी सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगी। तुम्हें दूसरों से फाइट करके उस टेक्निक पर कब्जा करना होगा। सो यहाँ पर जंगल का कानून था, जो स्ट्रॉन्ग है वो सरवाइव करेगा और जो कमजोर है वो स्ट्रॉन्ग का शिकार
शिकार बनेगा। उतने में एक बंदा कहने लगा कि हम तो अभी अभी यहाँ आए हैं, हमारे पास तो इतनी पावर भी नहीं कि हम आपके सीनियर डिसाइपल्स के साथ मुकाबला कर पाए। अगर यहाँ के रूल्स इतने एक्सट्रीम है तो फिर हम कभी भी सीक्रेट टेक्निक को हासिल ही नहीं कर पाएंगे। आपका तो कोई भी सीनियर डिसाइपल आकर हम पर अटैक कर सकता है, हम उनके लिए बिल्कुल ही इजी टारगेट रहेंगे। जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे सेक्ट में नए डिसाइपल्स के लिए 1 साल का ग्रेस पीरियड है। इस 1 साल में कोई भी सीनियर डिसाइपल तुम पर अटैक नहीं करेगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो डिसिप्लिन हॉल बीच में इंटरवीन करेगा। लेकिन तुम्हारे पास उस वक्त एक सॉलिड सबूत होना चाहिए ताकि तुम उस सीनियर डिसाइपल को पनिशमेंट दिला सको। शिमू तो तुरंत ही समझ गया था कि ये जगह काफी ज्यादा भयानक है, यहाँ पर सरवाइव करना ही मुश्किल होगा। ये लोग तो डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं, इन्हें राइचियसनेस के बारे में जरा भी आइडिया नहीं। खैर फिलहाल मैंने सिर्फ स्ट्रांग बनने पर फोकस करना चाहिए, बात का बाद में देखा जाएगा। तभी वो मास्टर बताने लगा कि हमने डिसाइपल्स को 3 रैंकिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि है A, B और C। उनकी इस ग्रेड के हिसाब से तुम उनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। खैर अब तुम लोग जाकर अपने नए डिसाइपल वाले रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लो। एक बार तुम्हें रिसोर्सेज मिल जाए फिर तुम यहाँ से कोई भी कमरा पिक कर सकते हो। बस एक बात याद रखो, तुम में से हर एक बंदे को बस 12 ब्लैक फ्लेम टोकन मिलेंगे। वो 12 टोकन तुमसे छीने भी जा सकते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से गार्ड करना। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर इन सभी डिसाइपल्स ने ब्लैक फ्लेम टोकन्स को हासिल कर लिया था और अब ये लोग अपने लिए क्वार्टर ढूंढने निकल पड़े। मगर तभी सीनियर डिसाइपल कुन ने इनका रास्ता रोक लिया। वो कह रहा था कि अगर तुम्हें इस गेट से अंदर जाना है तो तुम्हें अपना अपना एक टोकन हमारे हवाले करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हें इस गेट के अंदर एंट्री मिलेगी। अब ये सुनते साथ ही एक डिसाइपल उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन और हमारे टोकन्स पर कब्जा क्यों करना चाहते? हमारे पास तो सिर्फ 12 फ्लेम टोकन्स है और उन्हें हमें पूरे 1 साल तक यूज करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम कभी पावरफुल नहीं बन पाएंगे। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे इन सीनियर ब्रदर्स ने तुम्हारे ऑलरेडी क्वार्टर साफ किए हैं, हमने तुम्हारे लिए अच्छे खासे रूम प्रिपेयर किए, तो क्या उसके बदले तुम अपना एक एक टोकन भी हमें नहीं दे सकते हो? जिस पर ये नए डिसाइपल्स उन्हें बताने लगे कि ये टोकन्स हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें सेल करके ही हम सीक्रेट टेक्निक को हासिल कर सकते और वहीं से हमारी पावर को इम्प्रूव किया जाएगा। और तो और हमारे पास सिर्फ 12 टोकन्स है जिन्हें हमें 1 साल तक चलाना होगा, और अगर आप उन्हें भी हमसे छीनना चाहोगे तो हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। ये तो कम्प्लीटली अनरीजनेबल है। जिस पर बंदा कहने लगा कि चलो ठीक है, हम किसी दूसरी तरीके का यूज करेंगे। मैं तुम पर 1 बाय 1 एक एक पंच हिट करूंगा और तुम्हें उसे झेलना पड़ेगा। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हें फ्री में एंट्री मिल जाएगी। जिस पर वो न्यू डिसाइपल कहने लगा कि ब्लैक डीमन सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप जूनियर डिसाइपल को बुली नहीं कर सकते, हमारे पास 1 साल का ग्रेस पीरियड है और फिर भी अगर आपने हम पर अटैक किया तो हम आपकी शिकायत डिसिप्लिन हॉल के पास कर सकते हैं। जिस पर सीनियर कुन कहने लगा कि मैं तो बस एक पंच हिट करने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक मुक्के के लिए डिसिप्लिन हॉल मुझे पनिश करेगा। तो बंदा कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हारी इस पंच को काउंटर करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे एक पंच को काउंटर करना टोकन देने से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और उतने में कुन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो बंदा उसे झेल नहीं पाता। अब तो इंजर्ड भी हो गया और उसका टोकन भी छीन लिया जाएगा। वहीं पर कुन कहने लगा कि अगर तुम में से किसी और को भी मुझे चैलेंज करना है तो वो सामने आ सकता है। मेरे पंच को काउंटर करो या फिर अच्छे बच्चे बनकर अपना टोकन मेरे हवाले करो। चलो फिर फटाफट से डिसाइड करो, मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं तुम लोगों पर जाया करूं। और उतने में लानफेंग सामने आ गई। वो कुन से कह रही थी कि सीनियर ब्रदर मैं तुम्हारे पंच को काउंटर करने के लिए तैयार हूँ। तो कुन उससे कहने लगा कि तुम एक लड़की हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर धीरे से अटैक करूंगा। मैं तो बड़ा ही सख्त लौंडा हूँ, लड़कियों को देख बिल्कुल भी नहीं पिघलता। जिस पर लानफेंग कहती सीनियर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कीजिए, मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी लड़की होने की वजह से आप मुझ पर रहम दिखाओ। जो सुनते साथ ही कुन ने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए सीधे हवा में छलांग लगा दी। वो लानफेंग के पास अपना पंच लेकर पहुंच चुका था, मगर उसी वक्त लानफेंग का ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है। उसकी एनर्जी ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कुन डर के मारे पीछे हट गया। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो लानफेंग से कहने लगा कि तुम तो एक ब्लड लाइन को पजेस करती हो। वहीं पर शिमू तुरंत ही समझ गया कि इस बंदी के हाथ पर जो टंगी हुई बेल है वो काफी ज्यादा यूनिक थी। और उतने में उसे बाकी के डिसाइपल्स की बातें सुनाई देती है। वो कह रहे थे कि ये बंदी लान क्लैन की मेंबर है और इनकी श्वेंडियर ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्पेशल मानी जाती। ये बंदी इस बेल के जरिए ही अपनी पावर को रिलीज कर रही है, यानी कि फिलहाल इसने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन
अवेकन नहीं किया। जब इसकी ब्लड लाइन फुल्ली अवेकन होगी तब इसकी स्पीड और इसकी डिवाइन एबिलिटीज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके पास कुछ हिडन टेक्निक भी मौजूद होगी जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। जो सुनते साथ ही शिमू तुरंत ही बाइशी का शुक्रिया अदा करने लगा क्योंकि उसने लानफिंग के बारे में शिमू को काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। इतना ही नहीं, ब्लैक डीमन सेक्ट का कुन भी लानफिंग की पावर्स देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था, जूनियर सिस्टर, अगर तुम चाहो तो मेरी ब्लड ड्रैगन सोसाइटी को ज्वाइन कर सकती हो। हमारी टीम को तुम्हारे जैसी पावरफुल कल्टीवेटर्स की जरूरत है। हमारे साथ रहोगी तो तुम्हारी रैंकिंग भी काफी तेजी के साथ बढ़ती जाएगी। साथ ही तुम्हें और ताकतवर बनाने में भी हम सभी लोग मदद कर सकते हैं। जिस पर लानफिंग जवाब देते हुए कहने लगी कि सीनियर, मैं आपके ऑफर के बारे में जरूर सोचूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे इस बैरियर को क्रॉस करने दो। जो सुनते साथ ही सीनियर कुन ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उसका रास्ता छोड़ दिया। अब अगला नंबर था बाइशी का। उसने हवा में छलांग लगाते हुए तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लिया। वहीं पर सीनियर कुन भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर रहा था, जिसके चलते इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। और इसी तरह से बाइशी ने सक्सेसफुली उसके पंच को काउंटर कर लिया। कुन उससे कहने लगा कि तुमने तो विंड चेजिंग किक का इस्तेमाल किया है और इसी वजह से तुम मेरे पंच को बड़ी आसानी से काउंटर कर पाए। चलो सही है, तुम भी अंदर जा सकते हो। तो बाइशी भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए सीधे ब्रिज को क्रॉस कर लेता है। वहीं पर सीनियर कुन बताने लगता है कि मेरे ख्याल से मैंने तुम लोगों को काफी ज्यादा हल्के में लिया और इसी वजह से मैं अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि मैं नए डिसाइपल को हर्ट करूंगा, लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं जो तुम पर रहम दिखाया जाए। लेकिन अब मैं अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करूंगा। और उतने में एक नया डिसाइपल उस पर पंच हिट करने चला जाता है, लेकिन कुन ने अपने एक ही मुक्के में उसे नीचे पटक दिया। उसके बाद एक और डिसाइपल कुन के सामने हार चुकी थी। सब फाइनली शिमू भी उसके सामने पहुंच जाता है, जो देख कुन गुस्से में कहने लगा कि तुम लोग तो अपना ब्लैक फ्लेम टोकन बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। सिर्फ एक मामूली से टोकन को बचाने के लिए तुम लोग बेवजह मेरी मार खा रहे। भले इस के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें अपाहिज बनाना तो अलाउड ही है। और अब कुन ने अपनी ढेर सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल पंच को फॉर्म कर लिया, जिसके बाद वो शिमू पर हमला करने के लिए तुरंत ही रवाना हो गया। सो यहाँ पर शिमू भी अपनी ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करते हुए कुन का मुकाबला करने लगा। उन दोनों के पंचेस में एक जोरदार क्लैश हो गया था। इनकी एनर्जीज आपस में टकराने लगी और फाइनली शिमू ने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए कुन के पंच को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, कुन शिमू के अटैक से थोड़ा सा घायल हो गया था, इसलिए वो गुस्से में शिमू से पूछता है कि बताओ तुमने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी। तो शिमू से कहता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल नहीं की थी। ये तो बस मेरी मामूली सी स्टोन क्रशिंग फिस्ट है और ये मेरे स्टोन क्रशिंग फिस्ट की एक बेसिक लेवल थी। जिस पर कुन हैरान होते हुए कहने लगा कि शायद तुम्हारे पास भी ब्लड लाइन की पावर है, इसी वजह से तुम्हारी मामूली सी टेक्निक भी इतनी सारी पावर्स को रिलीज कर पाई। मगर शिमू इसका कोई जवाब नहीं देता। वो कह रहा था, सीनियर कुन, क्या अब मैं ब्रिज को क्रॉस कर सकता हूँ? तो कुन ने भी चुपचाप से उसका रास्ता छोड़ दिया। और अब जैसे नया डिसाइपल सामने आया, सीनियर कुन उस पर सारा गुस्सा उतारने वाला था, मगर उसी वक्त उस बंदे ने अपना टोकन उसे ऑफर कर दिया। इतना ही नहीं, जिन भी कल्टीवेटर्स को लगा कि वो कुन के पंच को हिट नहीं कर सकते, तो उन्होंने सीधे अपने टोकन उसके हवाले कर दिए। मगर हांशी ऐसा नहीं करती। वो कुन को बता रही थी कि मेरे पास तो कोई ब्लैक फ्लेम टोकन नहीं। जिस पर कुन कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई टोकन नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मेरा पंच खाना पड़ेगा। जिस पर हांशी कहती, हाँ सीनियर, कोई बात नहीं, प्लीज आप अपना पंच मुझ पर डिलीवर कीजिए। उसका एक कूल अंदाज देखकर ही कुन उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। उसने तो बड़ी ही तेजी के साथ अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हांशी की तरफ धावा बोल दिया। मगर उसी वक्त वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हांशी ने उसके अटैक को बस अपने हाथ से ही रोक लिया था। ये सब देख ही कुन के तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसकी फुल स्ट्रेंथ वाली स्ट्राइक को भी इस बंदी ने अपने बस मामूली से हाथों से रोक लिया था। ना ही उसने किसी टेक्निक का यूज किया और ना ही किसी पावर का। और अब उसका हाथ मरोड़ते हुए बड़े ही प्यार से पूछती कि सीनियर, क्या अब मैं ब्रिज को क्रॉस कर सकती हूँ? तो कुन भी बड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल माय लेडी, भला मेरी इतनी औकात ही कहाँ कि मैं आपका रास्ता रोक पाऊँ। इधर शिमू एक पिलर के पीछे छुपकर हांशी पर नजर रखे हुए था। वो इस बंदी को लेकर काफी ज्यादा सस्पिशियस
प्रेस्टिजियस है और उसने ठान लिया था कि वो इस बंदी की असली पहचान को जरूर से रिवील करेगा। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर शिमू ने अपना एक नया कॉस्ट्यूम पहन लिया था। यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई बाइशी और शाओमिंग से। शिमू उनसे पूछता है कि सीनियर क्या आप टेक्निक हॉल गए थे, मगर वो दोनों काफी ज्यादा मायूस नजर आते हैं। वो उसे बताने लगी कि यहाँ पर ब्लैक टोकन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तुम टेक्निक हॉल जाओगे तब तुम्हें खुद होकर ही इसका जवाब मिलेगा। वहाँ पर तो तुम्हारी सारी की सारी 12 टोकन स्पेंड होने वाले हैं, एक भी बाकी नहीं बचेगा। इसलिए तुम्हें काफी केयरफुल रहकर अपनी टेक्निक को खरीदना पड़ेगा, वरना तुम भी पूरी तरह से कंगाल हो जाओगे। और उसी वक्त हांशी भी वहाँ पर पहुँच गई थी। वो शिमू से कहने लगी कि टेक्निक हॉल को स्क्रिप्चर पवेलियन कहा जाता। मेरे ख्याल से आप वही जा रहे हो, तो क्यों ना हम दोनों साथ चले जाएं। जिस पर शिमू कहने लगा कि माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मेरी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, तो तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। जिस पर बंदी शिमू को टीज करते हुए कहने लगी कि फिर तो मुझे भी अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, तुम मुझे कमजोर समझो, ये बात तो मुझे हरगिज भी गवारा नहीं। इधर बाइशी तुरंत ही समझ जाता है कि इन दोनों का कोई तो सीन चल रहा। हांशी शिमू को पटाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो शाओमिंग को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगा। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से हमने इन दोनों को थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए। अरे अब उन दोनों के वहाँ से जाते साथ ही हांशी दोबारा से शिमू की कियानकुन बैग के बारे में पूछने लगी। वो कहती है कि मैंने पहले भी ढेर सारे कियानकुन बैग्स को देखा होगा, लेकिन आपकी स्टोरेज बैग काफी ज्यादा स्पेशल लग रही। इस बंदी का स्टोरेज बैग से क्या ऑब्सेशन है ये फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया। वो शिमू से कहने लगी कि ऐसा लगता है ये स्टोरेज बैग किसी लड़की से बिलोंग करती थी और इसमें से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये बैग सिर्फ एक लड़की के लिए बनाई गई थी। अरे हांशी जैसे उस बैग को टच करने गई, शिमू ने तुरंत ही उसे रोक लिया। तो हांशी उससे कहती कि मेरे ख्याल से ये किसी लड़की ने आपको गिफ्ट दिया होगा और ये लड़की तुम्हारी लवर होगी। जिस पर शिमू कहता है कि तुम खुद ही अंदाजा लगाओ कि ये बैग मुझे किसने दी होगी, क्योंकि मैं तो इसका जवाब नहीं देने वाला। और इतना कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर हांशी को शिमू पर गुस्सा आ रहा था। वो कहती कि क्या वाकई इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शिमू को देख पाते हैं जो कि ब्लैक डेमन सेक्ट के स्क्रिप्चर हॉल में पहुंच चुका था। ये वो जगह थी जहाँ पर ब्लैक डेमन सेक्ट की हर एक सीक्रेट टेक्निक और आर्ट को स्टोर किया गया था। साथ ही शिमू को वहाँ पर एक बर्ड केज भी नजर आता है और उतने में एक परिंदा वहाँ पर पहुँच गया। वो शिमू से कहता है कि शायद तुम हमारे सेक्ट के नए डिसाइपल हो और पहली बार स्क्रिप्चर पवेलियन में तुमने पाँव रखा। अब शिमू तो उसे देखते साथ ही थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और यही बात उस परिंदे को पसंद नहीं आई। वो शिमू से कहने लगा कि मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा हैंडसम हूँ, इसलिए मुझसे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे देखा जाए तो मैंने यहाँ से आजाद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के खड़ूस बुढ़े ने मुझे जानबूझकर पिंजरे में डाल दिया। और उतने में स्क्रिप्चर पवेलियन का मास्टर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि आज का मौसम तो कुछ ज्यादा ही ठंडा है, तो क्यों न आज एक परिंदे का सूप बनाया जाए। जो सुनते साथ ही वो परिंदा डर के मारे कहने लगा कि मास्टर प्लीज मेरा सूप मत बनाओ, मैं अभी पिंजरे में वापस जा रहा। अब यहाँ पर शिमू उस मास्टर को ग्रीट करते हुए बता ही रहा था कि उतने में उस मास्टर ने उसकी बात काट ली। वो कहता है बच्चे मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर एक कल्टीवेशन मैनुअल को खरीदने आए हो और तुम्हें ये भी पता होगा कि वो मैनुअल फ्री में नहीं मिलेगा, तो बोलो क्या तुम अपने साथ ब्लैक फ्लेम टोकन्स लाए हो। इसका नाम था मास्टर जिन और स्क्रिप्चर पवेलियन को संभालना इसकी जिम्मेदारी थी। शिमू से बताता है कि हाँ मेरे पास मेरे सारे 12 टोकन्स हैं। तो मास्टर कहने लगा ठीक है तुम्हें हर एक मैनुअल के 6 टोकन्स देने पड़ेंगे। और इतना कहते साथ ही मास्टर जिन ने अपने स्टोन मून को स्पिन करना शुरू कर दिया। वो शिमू को बताने लगे कि हर एक कल्टीवेटर अपने लिए एक बेहतरीन सी कॉम्बैट स्किल को परचेस करता है, तो बताओ फिर तुम कौन सी टेक्निक को सीखना चाहते हो। जिस पर शिमू बताने लगा कि मेरी ब्लड लाइन काफी ज्यादा अजीब है, अपनी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे मेरी फिजिकल बॉडी पर काम करना होगा, तो मुझे कोई ऐसा मैनुअल दे जिसकी मदद से मैं अपनी फिजिकल बॉडी को लोहे जैसा सख्त बना सकूं। तो मास्टर भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शिमू के लिए एक सुटेबल टेक्निक ढूंढने लगे। वो कह रहे थे कि मेरे ख्याल से पहले तुमने अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन अप करने पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद तुम कोई भी कॉम्बैट स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे ख्याल से फिलहाल तुमने ब्लड स्क्रिप्चर हॉल को विजिट करना चाहिए, वहाँ से तुम्हें ब्लड लाइन की स्पेसिफिक कल्टीवेशन मेथड हासिल हो सकती। और इतना कहते साथ ही मास्टर जिन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शिमू का ब्लड कलेक्ट कर लिया। इस ब्लड ड्रॉप को क्रिसेंट मून
मून पर डालते साथ ही वो मून एक्टिवेट हो गया। शिमू के ब्लड एसेंस के अकॉर्डिंग ही उसके लिए एक सुटेबल मेथड चूज की जाएगी। और अब हम देख पाते कि वहाँ पर एक गोल्डन एनर्जी फ्लोट हो रही, साथ ही साथ वहाँ मौजूद हर एक मैनुअल को चेक कर रही थी। शिमू तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। उसने ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी आज तक नहीं देखी थी। और अब उन हजारों मैनुअल्स में से 2 मैनुअल सॉर्ट आउट होकर बाहर आ जाते हैं। ये दोनों मैनुअल शिमू के लिए काफी ज्यादा सुटेबल थे। मास्टर जिन उसे बताने लगे कि इसमें से एक है प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक और दूसरी है ग्रेट डीमन एप बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट। वेल ये वाली टेक्निक एंशिएंट डीमन एप से पास डाउन हुई है, तो इसे मास्टर करने के लिए तुम्हें डिमोनिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो शिमू ने उन 12 टोकन्स को उनके हवाले करते हुए अपनी 2 मैनुअल्स को हासिल कर लिया। और अब हम देख पाते हैं कि शिमू ने फटाफट से कल्टीवेशन की शुरुआत कर दी है। वेल यहाँ पर ग्रेट डीमन एप को मास्टर करने के लिए उसे डिमोनिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसी इवल पावर का इस्तेमाल करते हुए ये टेक्निक शिमू की बोन्स और मेरिडियंस को फोर्ज कर सकती है। लेकिन फिलहाल शिमू इस डिमोनिक कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग ही नहीं कि वो डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर पाए। इसलिए उसने अपना पूरा फोकस लगाया प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक पर। वेल इस टेक्निक में टोटल 11 लेयर्स मौजूद थी और अगर शिमू 1 बाय 1 इन सारी लेयर्स को मास्टर कर पाया तो उसके पास एक ग्रेट सेलेस्टियल बीस्ट जैसी पावर आ जाएगी। लेकिन 11 लेयर्स को मास्टर करना आसान नहीं होने वाला, इसमें उसे ढेर सारा वक्त लग सकता था। साथ ही साथ कल्टीवेशन के दरमियान उसे ढेर सारे स्पिरिचुअल पिल्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए शिमू उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां से वो मेडिसिनल पिल खरीद सकता था, मगर उसने देखा कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा महंगाई है। मगर शिमू को अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखने के लिए पिल्स की जरूरत थी, इसलिए वो वहाँ के शॉपकीपर से कहने लगा कि मुझे बोन रिफाइनमेंट की 3 पिल्स परचेज करनी थी। मगर वो बंदा उसे बताने लगा कि फिलहाल बोन रिफाइनमेंट पिल्स काफी ज्यादा सेल हो गई, तो हमारे पास उनका शॉर्टेज होने की वजह से हमें उसकी कीमत बढ़ानी पड़ी। सो अगर तुम्हें 3 पिल्स खरीदने हैं तो उसके तुम्हें 15,000 स्टोन्स देने पड़ेंगे। शिमू तो इतनी बड़ी प्राइस सुनते साथ ही काफी ज्यादा हैरान था। उस मास्टर से पूछता है कि अचानक से इन पिल्स की इतनी डिमांड कैसे बढ़ गई, जिस पर वो बंदा कहने लगा कि आज हमारे यहाँ पर एक स्पेशल मेहमान आई है, अगर तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। तो शिमू भी एक चेम्बर में पहुँच जाता है जहाँ पर डिसाइपल्स की भीड़ लगी थी। उसने देखा कि यहाँ पर तो हांशी बैठी हुई है और सभी बंदे उसे इम्प्रेस करने के लिए ढेर सारी पिल्स खरीद के लाए थे। वो तुरंत ही शिमू से कहने लगी कि मेरे ख्याल से तुम प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें बोन रिफाइनमेंट पिल्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं कि तुम उस टेक्निक के लिए सफिशिएंट मटेरियल ढूंढ पाओ। जिसके बाद दोबारा से उसकी कियानकुन स्टोरेज बैग को चेक करने लगती है। वो कहती है कि मुझे बस इतना बता दो कि ये स्टोरेज बैग तुम्हें कहाँ से मिली, क्या ये बंदी तुम्हारी लवर है या फिर कोई दोस्त है? अगर तुमने ऑनेस्टली जवाब दिया तो बोन रिफाइनमेंट की पिल्स मैं तुम्हें फ्री में दे सकती हूँ। जिस पर शिमू कहने लगा कि उसकी कोई जरूरत नहीं, ना मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगा और ना ही मुझे तुम्हारी पिल्स चाहिए। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गया। अब हांशी को भी उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शिमू ना ही उसे घास डाल रहा था और ना ही उसके सवालों के जवाब दे रहा था। वहीं पर शिमू ने पैसे कमाने का एक और तरीका ढूंढ लिया। ब्लैक डीमन सेक्ट में मेरिट कमाने का एक जरिया है। यहाँ पर डिसाइपल्स को अलग अलग मिशन और टास्क दिए जाते थे, जो भी इसे कंप्लीट करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए शिमू भी रिफाइनिंग की स्टॉल पर पहुंच गया। यहाँ पर एक बंदा बताने लगा कि तुम्हें शाम तक का वक्त मिलेगा, जो सबसे अच्छा रिफाइंड आयरन फोर्ज करेगा उसे ही रिवॉर्ड मिलेगा। और जो बंदे इस राउंड में हार गए उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यही हमारे ब्लैक डीमन सेट के रूल्स हैं। सो फाइनली कुछ कल्टीवेटर्स ने तुरंत ही इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। जैसे उन्होंने अपनी शर्ट्स उतारे, लड़कियों ने तो आहें भरना शुरू कर दी। इनफैक्ट इस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए हांशी भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। उसे तो पूरा यकीन था कि शिमू इस कॉन्टेस्ट को बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा, मगर उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। शिमू ये कॉन्टेस्ट जीत कर अपने रिवॉर्ड को हासिल कर चुका था और ये देखकर ही हांशी को उस पर गुस्सा आने लगा। और अब अगले सीन में हमें शिमू के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्टर व्हाइट एप को ट्रेनिंग दे रहा था। शिमू तो तुरंत ही समझ जाता है कि व्हाइट एप मून स्वैलोइंग फॉर्म को मास्टर करने की कोशिश कर रहा। अगर वो इसमें कामयाब हो पाया तो सन एंड मून के स्पिरिचुअल एसेंस को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएगा और अल्टीमेटली उसकी पावर से मेरी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। शिमू की स्पिरिचुअल पावर अब पहले से 1000 गुना ज्यादा डोमिनेटिंग बन चुकी थी। उसने अपनी तलवार से एक बड़ा ही शानदार स्लैश रिलीज कर दिया, जिससे एक पिक तो सीधे 2 टुकड़ों में बट गया था। वेल ये कमाल है प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक का। शिमू ने इसकी पहली लेयर पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, मगर अभी भी 10 लेयर को कॉन्कर करना बाकी है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।